एक एक्सप्रेशन, एक वाक्य बड़ा कॉमन है। मुझे समाज की परवाह नहीं है। इट्स माय लाइफ। मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मुझे समाज की परवाह नहीं है। ये कहने के पहले एक बार सोचिए कि हमें सब कुछ समाज से ही मिला है। एमिल दुर्खीम कहते हैं समाज ही ईश्वर है। अब जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, समाज को नहीं मानते, तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। इस संसार में तमाम लोग बेटा ऐसे हैं जिनकी एक ही कहानी है जो अकबर इलाहाबादी जी ने कही थी। पैदा हुए, बीए किया, बीबी आई और मर गए। मेरे ख्याल से उन्हीं का कथन है ये, और एग्जैक्ट शेर ऐसा नहीं है, शेर कुछ और है। थीम ये है उसका। पैदा हुए, बीए किया, बीबी आई और मर गए। पूरी जिंदगी ऐसी जाती। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। उनकी जिंदगी भी क्या एक फटी पतंग है। कटी भी नहीं, फटी पतंग। तो बहुत सारे लोग फटी पतंगें लिए घूम रहे हैं। उनकी नकल मत करिए। हमें जीवन में प्रारंभ से ही समाज से ही सब कुछ मिलता है। ये नहीं कि मैंने पैसा चुकाया। पैसा लिए कोविड लॉकडाउन में बहुत लोग बैठे रहे। दुकानें नहीं खुली थी, निकल नहीं सकते थे। पैसे जेब में हैं, सामान नहीं मिल रहा है, भूखों मरने की नौबत आ गई है ना। तो जो ये दंभ और घमंड रखते हैं कि दुनिया से क्या लेना, जमाने से अब ना डरूं, ये सब ढिठाई है, दंभ है, घमंड है। ये टूटता जरूर है। ये सोशल रेसिप्रोकेशन है। समाजशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पढ़े या ना पढ़े, इनका कोई काम नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स का ज़िंदगी में कहीं कोई काम नहीं आया मेरे। मैंने मैथमेटिक्स के तमाम सारे फार्मूले पढ़े, लिबनिट्ज थ्योरम मुझे कहीं काम नहीं आई। पाइथागोरस की प्रमेय जो इतनी सरल है वो भी जीवन में कहीं काम नहीं आती है। अरे हमें क्या करना है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 है तो तीसरी 5 है, हुआ करे 5.5 होगी, नाप लेंगे यार। काहे को पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, नाप लेंगे। कहीं नहीं काम आता ये मॉडर्न एल्जबरा, बोलियन एल्जबरा। अरे ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में हैं या किसी काम में हैं तो उसके लिए पढ़िए। लाइफ में हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? ये साइंस के सब्जेक्ट किस कर्म के हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। साइंस में हमें प्रैक्टिकल साइंस पढ़नी चाहिए। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़िए, यह जीवन से संबंधित विज्ञान पढ़िए जो आईएएस में आता है, लाइफ साइंसेस। वो तो पढ़ते नहीं है। फेज रूल पढ़ने से कौन सा बेनिफिट मुझे आज तक हुआ है? मैंने 73 में पढ़ा था और आज मैं इतने साल का हो गया, 66 का। सन 73 में पढ़ा था। आज तक मुझे उस फेज रूल का कोई उपयोग कहीं भी नजर नहीं आया, कहीं भी। ये ठीक है कि ये फिनोमेना इसलिए होती, इसमें फेज रूल लगता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो भी वो फिनोमेना वैसी होगी, मैं उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लूंगा। उसका कोई भी उपयोग कहीं भी नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशंस का यूज लगता है, प्रैक्टिकल साइंस है। लेकिन ये तमाम जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, तमाम गणित पढ़ते हैं, 3D, 2D, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, नो यूज। ये तो ऐसा है कि उठा के पॉलीथीन में भर के फेंक दो। पॉलीथीन में ना भरो, कपड़े की थैले में भर दो, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। इन सब्जेक्ट्स का कोई यूज नहीं है। सोशलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, और जिन्हें प्रशासन में जाना है लोग प्रशासन पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ना चाहिए, प्रकृति के रहस्य आपको पता हो तो। समाजशास्त्र अगर पढ़ा होता तो ये पता होता है कि सोशल रेसिप्रोकेशन है।
मैं दुकानदार पे एहसान नहीं करता कि 100 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ, और दुकानदार मुझ पे एहसान नहीं कर रहा कि वो बदले में सामान दे रहा है। दैट्स ऑल। फेयर डीलिंग है, लेकिन इसको हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ये वेबर की अंतःक्रिया है। कुछ अंतःक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कोई निहितार्थ नहीं होता, यूं ही निकल रहे हैं टहलने, सामने कोई सज्जन आ रहे हैं, वो भी रोज टहलते हैं, एक दिन उन्होंने दुआ सलाम कर लिया, अगले दिन से शुरू हो गई। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, न मैं खरीदार न वो विक्रेता, न वो खरीदार न मैं विक्रेता, नेतार्थ है ही नहीं। ये पार्सन्स की क्रिया है, अंतःक्रिया, जैसा कि पार्सन्स ने बताया। वेबर कहते हैं सिन होना चाहिए, SINN। सिन का मतलब है नेतार्थ, हमारा कुछ स्वार्थ हो, बिना किसी अर्थ के कोई क्रिया नहीं होती। ये सब चीजें पढ़ने से हमें लगता है, सुसाइड के केस सुनते हैं, सुशांत का तो ज़्यादा ही लंबा खिंचा, तो कोई सुसाइड क्यों करता है, ये हम दुर्खीम के ला सुसाइड है, जो फ्रेंच में पुस्तक है, उससे समझते हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, द सुसाइड। हमें जानना चाहिए कि समाज में ये घटनाएं होती तो क्यों, ये ज़्यादा जरूरी है बजाय लिबनिट्ज थ्योरम के, या बजाय इसके तमाम सारी मैथमेटिकल थ्योरीज की। हालांकि मैंने उन्हें फिलोसफिकली स्टडी किया है, उनके अंदर मेटाफिजिक्स देखी है मैंने, वो भी मैं यहाँ बताता रहा हूँ कई बार। लेकिन आम आदमी तो नहीं सोचता ना इस तरह से। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञान वगैरह पढ़ते हैं तो ये एकदम समाज में हमारे काम आता है। इसीलिए अब इंजीनियर्स को भी सोशलॉजी पढ़ाई जाने लगी है, लेकिन डॉक्टर्स को साइकोलॉजी और सोशलॉजी दोनों पढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे इसमें बहुत कच्चे हैं अभी। नैतिकता का पाठ पढ़ाना, एथिक्स, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जो IAS का सिलेबस है, ये सब हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो उसका व्यक्तित्व ऐसे निखर के सामने आएगा कि वो अपने जीवन में जो करेगा सब सफलता प्राप्त होगी। ये PCM पढ़ के कौन सी सफलता मिलनी। मेढक को हम क्यों चीर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है। मुझे जिंदगी भर मेढक नहीं चीरना, ना मुझे जानने की जरूरत। अरे ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी भी डॉक्टर्स जाने, उनका काम जाने। मुझे इतना तो पता हो कम से कम कि मैं मेडिसिन ले रहा हूं अगर, तो मुझे ये एंटीबायोटिक अगर 5 डेज का कोर्स है तो 5 डेज तक लेना चाहिए। मुझे अगर कहा जा रहा है कि आप CT स्कैन कराइए, तो ये CT स्कैन होता क्या है, NMR करने को कहा जा रहा है तो NMR होता क्या है, इतनी साइंस पता होनी चाहिए। मेढक चीर के उसके अंदर घुसने से कौन सा फायदा है। प्रैक्टिकल सोचो। सड़े हुए विषयों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ढो रहे हैं, लाश ढो रहे हैं, सब्जेक्ट्स की लाश ढो रहे हैं कंधे पे। तो समाज के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं मिला है। रेसिप्रोकेशन की प्रक्रिया जब परफॉर्म हो जाती है, व्हेन इट इज डन, तभी हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया, दुकान नहीं खुली है और एकमात्र दुकान है, आपकी जेब में पैसे बने रहें, आप डबल रोटी नहीं खरीद सकते, ब्रेड बटर नहीं खरीद सकते और भूखे मरेंगे। अगर ये होता है कि दुकानदार कोई एहसान नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि एहसान नहीं कर रहा, वो पैसे कमाने के लिए बेच रहा है, लेकिन हमारा उसका एक संबंध तो है, सामाजिक संबंध तो है। वो विक्रेता है, हम क्रेता हैं। फॉरेन लैंग्वेज, मैंने 7 लैंग्वेजेस सीखी, डिप्लोमा लिया, ग्रेजुएशन किया, उनमें जर्मन से ग्रेजुएशन किया। जब मैं फ्रेंच सीख रहा था तो फ्रेंच थ्रू फ्रेंच सीख रहा था। एक पुस्तक है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फ्रेंच क्लासेस में चलती थी, वो फ्रेंच में ही है, फ्रेंच सिखाने के लिए। बड़ी मजे की बात, जो भाषा आप जानते ही नहीं, उसी भाषा में आप वही भाषा सीखना चाह रहे हैं, उनकी थ्योरी है। तो इनमें सबसे पहले वो क्या सिखाते हैं, दुकानदारों के नाम, मतलब पेशे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि लौहकार, कर्मकार, चर्मकार, स्वर्णकार, ऐसे करके जो जो पेशे हैं, तो चित्र बने रहते हैं, बगल में फ्रेंच में लिखा होता है कि इनको ये कहते हैं, इनको ये कहते हैं, चित्र बना हुआ है। दैनिक जीवन की आवश्यकता की चीज़ें
पेन पेंसिल वगैरह, उस समय लैपटॉप और मोबाइल तो होते नहीं थे जब मैंने किया था 74 में। तो वो चीज़ें, चित्र बने हुए हैं और साइड में फ्रेंच में लिखा हुआ है, फिर नीचे उसको समझाया गया है, तो वो समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे आने लगता है। तो सबसे पहले हम समाज को सीखते हैं। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज में जो अच्छी किताबें हैं वो सबसे पहले हमें समाज सिखाती हैं। सोसाइटी में किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, टिकट चेकर, टिकट बेचने वाला, ट्रेन का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, है ना, ऐसे करके पोस्टमैन, और ये वो तमाम इनके बारे में शब्द होते हैं उस भाषा के। यही तो समाज है। जब हम अंग्रेजी भी सीखते थे या संस्कृत सीखते थे तब क्या सीखा था? रामा रामू रामा, बालका बालको बालका, यही सब सीखा करते थे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उससे आगे बढ़ के देखें तो हमने क्रियाएं सीखी। तो वो क्रियाएं क्या हैं? मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं, यहाँ पर एक जोक याद आ गया। जोक क्या सच्चाई है, जब हम संस्कृत सीखते हैं तो हमेशा हमें जो शुरुआत की धातु सिखाई जाती है, क्रिया, पठति पठता पठन्ति पठसी पठथा पठत पठामि पठावह पठामह, है ना, ये सब सिखाया जाता है। यानी हमें पढ़ना सिखाया जाता है। अंग्रेजी किताब उठा लो कोई ग्रामर की, आई लव, यू लव, आई एम बीइंग लव्ड, यू आर बीइंग लव्ड, है, वहाँ रीड नहीं है, स्टडी नहीं है, कहीं किसी भी ग्रामर किताब में स्टडी नहीं है, लव है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जब लव कर रहे होते हैं तब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले। ऊपर से हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता। अब तुम लोग जब बदल गए हो, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो इसके लिए कोई क्या करेगा? मेरे साथ मुझे वो घटना भूलती नहीं है कि जब पीसीएस का पहला और अंतिम चांस में उपयोग कर रहा था, 28 साल की उम्र पे पहली बार बैठ रहा था, आईएएस की उम्र निकल चुकी थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, मीरापुर या सोबतिया बाग में कहीं पे सेंटर था मेरा, रिक्शे से भीगता भागता गया था, रास्ते में पानी बरस रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतरे, इंग्लिश में फर्राटेदार भाषा में बातें करते हुए, जो कि मैं नहीं कर सकता था। जैकेट मुझे विशेष करके याद है, जैसी मैं पहने हूँ ऐसी बड़ी बड़ी जैकेटें, मोटी ताजी जैकेटें, जो उनका एलिटिज्म दिखा रही थी, अभिजात्य दिखा रही थी, बड़े पैसे वाले हैं। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से भी उतरे, उनके पिताजी पुलिस में रहे होंगे, अधिकारी। वो उतरे और झूमते झामते ऐसे कि दुनिया जीत लेंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप की स्टाइल से उतरे, और ऐसे आ रहे थे बेलौस भाव से, कह रहे हम तो हो ही जाएंगे। ये सारे फेल हो गए। जब प्री नहीं होता था, मेंस मतलब एक ही परीक्षा होती थी लिखित, और बहुत कठिन होती, 13 पेपर होते थे, 5 ऑप्शनल होते थे, इंक्लूडिंग कंपलसरी ऑप्शनल मैथ्स। कंपलसरी ऑप्शनल कहलाता था। अगर आपको अकाउंट सर्विस में जाना है तो मैथ्स ऑप्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी था ऑप्ट करना, तो ये इसको कंपलसरी ऑप्शनल कहा जाता था। अगर आपको अकाउंट सर्विस में जाना है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर वगैरह वगैरह, इनमें जाना है तो इतना। और हिंदी इंग्लिश ऐसे तो होता ही था कंपलसरी, और बड़ा कठिन पेपर हुआ करते थे। 2.5 लाख लोग बैठते थे, वैकेंसी आती थी 150, 100, 200, बस, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। बहुत कठिन एग्ज़ाम था। तो जब रिज़ल्ट आया, इंटरव्यू लेटर आने के पहले, मतलब जो परीक्षा का रिज़ल्ट आया, आज के हिसाब से कहें तो मेंस का रिज़ल्ट आया, तो 200 के बीच अकेला मैं सेलेक्टेड था, क्वालिफाइड था। 200 के बीच में 50-50 लड़के लड़कियां एक कमरे में बैठे थे, यानी 4 कमरे में जितने परीक्षार्थी बैठे थे, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम और हाई फाई और बड़े बड़े आदमी, बड़े पैसे वाले, बड़े अधिकारियों के पुत्र, सब फेल हो गए। ये हिंदी मीडियम वाला ही पास हुआ। और इसके बाद 7 कमरे तक, 8, मतलब जिस कमरे में मैं था उसे इंक्लूडिंग 8, यानी एक रोल नंबर आया था 200 के बीच में, और अगला रोल नंबर जो आया था वो 400 के बाद आया था। अगर दोनों को जोड़ लें तो 600 में से कुल 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, क्वालिफाई किए। तब सेलेक्ट होना कहते थे, इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना, सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू शब्द होता था तब ये कहा जाता था यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। इसलिए मैं बार बार सेलेक्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आजकल कहते हैं क्वालिफाइड। समझ रहे हैं आप? ये हालत थी।
तो इसलिए समाज का योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए। ये कहना व्यर्थ है कि मैं समाज की परवाह नहीं करता या समाज ने हमें दिया ही क्या है, एक बहुत ही एहसान फरामोश और कृतज्ञ स्टेटमेंट है कि समाज ने हमें दिया क्या है। अरे समाज को आपने क्या दिया है? कभी दिल में झांक के देखो, आपने क्या दिया है? एक मुस्कान भी नहीं दी। मैंने समाज को सदैव सम्मान दिया, बदले में समाज ने मुझे भरपूर दिया, लुटा दिया। मेरे पिता मुझसे हमेशा कहते थे, मेरी माँ कहा करती थी कि जब घर से निकला करो, जहाँ तक जा रहे हो चेहरे पे तनाव ना हो, भले ही तुम टेंशन में हो, मुस्कान हो। तब पैदल चलने का ज़माना था, हम लोग पैदल ही चलते थे, बर्थना का स्विंग रिक्शे भी नहीं थे। कोई बीमार होता तो 4 पहिए का जो सब्जी वाला ठेला होता है वो बुलाया जाता था, जिसमें सब्जी लाद के इधर उधर बेची जाती, ऐसी चीज़ें, बोझ ढोने वाले ठेले। तो 4 पहिए का ठेला होता था, साइकिल ठेला कहलाता था। उसी पे बुजुर्गों को बिठा के स्टेशन छोड़ना, ये सब काम उस पर होते थे। पैदल ही चलते थे लंबे लंबे, इसलिए स्वस्थ भी रहते थे, दूरियां पैदल तय करते थे। तो पैदल निकल रहा हूँ, बस स्टैंड तक जा रहा हूँ, रास्ते में कम से कम 10-12 लोगों को नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये तो तय था ही, उतने लोग तो मिलने ही हैं। चाहे घर से निकलते मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग जो बाहर बैठे हैं, या फिर निकलते ही नुक्कड़ पे कक्का की दुकान मिठाई की, कक्का नमस्ते। फिर निकलते ही नाथूराम दीक्षित की बिल्डिंग में एक डॉक्टर साहब बैठा करते थे, उन डॉक्टर साहब को नमस्ते करना। और फिर नुक्कड़ पे हलवाई एक और, उनको नमस्ते करना। कोई चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं। फिर आगे एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनको। और बस स्टैंड पे 4-5 लोग, और 2-4 प्रोफेसर मिल गए, टीचर्स मिल गए, उनको नमस्ते करना। अब तुमको नमस्ते ही करते रहेंगे, ना करो। मेरे भविष्य में उस समय का वर्तमान और अब आज का जो भविष्य, उस भविष्य में और बेटा आपके वर्तमान में अंतर तो है ही है, साफ साफ। जब आप मुझसे प्रश्न करते हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, छोटी छोटी नौकरी मुझे नहीं मिल रही है, मैं ये, तो बात ये ना, आज का समाज ऐसा हो गया है कि आपने अपने मस्तिष्क को तनाव दे रखा। जब सुबह से मैं 10 लोगों को, 8 लोगों को, 6 लोगों को प्रणाम करूंगा तो सब जगह ये होता, और बेटा सब ठीक है, आशीर्वाद, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो। जब बस स्टैंड तक लगातार मुझे ये सुनने को मिलेगा रोज प्रतिदिन, तो कितने आशीर्वाद की वर्षा होगी, ये बात मैं सर्टिफाई कर सकता हूं। उसी आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं एक दिन बेरोजगार नहीं रहा। 10th के बाद, 1969 के बाद हमेशा मुझे स्कॉलरशिप मिला, नेशनल स्कॉलरशिप। मेरिट नहीं, मेरिट तो 16 रुपए का होता, नेशनल 50 रुपए का होता, और वो हर क्लास के बाद 25 रुपए बढ़ता था। इंटरमीडिएट में 75, बीएससी में 100, फिर जेआरएफ, एसआरएफ, पीडीएफ, ये सब मिलती गई। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, और तुरंत नौकरी लग गई। नौकरी वो ख़त्म होती उसके टेम्परेरी थी, उसके पहले पहले मैं पीसीएस हो गया, और पीसीएस की एक नौकरी छोड़ के पीसीएस की दूसरी नौकरी में आ गया। आईएएस की तो उम्र निकल गई थी पहले ही, मैंने सोचा ही नहीं था मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और जब तक मैं रिटायर होता उसके पहले ही ईश्वर ने बुद्धि घुमा दी। 15 साल रह गए थे रिटायरमेंट के, तब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। आज 21 साल लगभग होने को आए, आईएएस पीसीएस को पढ़ा रहा हूँ। जब क्लासरूम ख़त्म करने का मन किया तो ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन आ गया। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई, मैं 2017 में ही ऑनलाइन आ गया। ये बुद्धि प्रेरित कौन करता है? ईश्वर। हो ईश्वर कहाँ निवास करता है? समाज में। जब हर जगह मेरे पिताजी से वैर मानने वाले लाला हमारे मोहल्ले में रहते थे, जो वैर मानते थे, लाला कहते थे उनसे सब लोग। हमारे यहाँ कायस्थों को लाला बोलते हैं, व्यापारियों को नहीं, कायस्थों को लाला बोलते हैं। तो वो कुछ वजह से पिताजी, लेकिन मेरे लिए वो सदैव आशीर्वाद, क्योंकि मैं हमेशा लाला नमस्ते। उन्हें सब लाला ही कहते थे, बहुत बड़े थे उम्र में मुझसे, लेकिन जी नहीं लगाते थे। हमारे यहाँ लाला जी तो औरतें देवरों कहा करती थी, तो लाला कहते थे सब लोग। एक बहुत बुजुर्ग थे, ददा, ददा को सब लोग मजाक बनाते थे, बच्चे उन्हें कंकड़ पत्थर मार के भागते थे, मैं उनके पैर छूता था।
दुबे जी थे, वो नाना लगते थे रिश्ते में दूर के, लेकिन मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ तो कितना आशीर्वाद मिलता था, क्योंकि बाकी लोग उन्हें तंग करते थे। मैं पैर छू के जाता था। ननिहाल के थे वो, इस नाते वो नाना जी के थे। एक प्रोफेसर अवस्थी थे, उन्हें सब लोग मजाक बनाते थे, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह सम्मान से पेश आता था। मुझे देखते ही उनकी एकदम आंतरिक मुस्कान निकलती थी। जब मैं उसी कॉलेज, जनता कॉलेज बकेवर में प्रोफेसर हुआ, तो सबसे अधिक प्रसन्न वही हुए। उन्होंने कहा तुम डिजर्व करते थे कि तुम अच्छी नौकरी पाओ, और अभी क्या हुआ, अभी तो और अच्छी मिलेगी। उन्हें नहीं पता था मैं पीसीएस में बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वहीं से मैं पीसीएस में बैठा था। उन्होंने कहा अभी तो और अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारे जैसे छात्र मुझे नहीं मिले आज तक। प्रोफेसर वशिष्ठ मेरी कॉपी रखे थे। इंटरनल एग्जाम जब होते थे, बीएससी पार्ट 1 के 2 साल की बीएससी होती थी, तो एग्जाम में कॉपी वहीं के प्रोफेसर चेक करते थे। वहाँ मतलब ये तो होता नहीं था बाहर के करें। फाइनल एग्जाम जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होता, उसकी कॉपी कानपुर जाती थी, वहाँ चेक करते थे। तो फर्स्ट ईयर की कॉपी जो मेरी उन्होंने चेक की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको वो रखे रहे सुरक्षित, सबको दिखाने के लिए कि ऐसा भी एक स्टूडेंट इस कॉलेज में इस साल में पढ़ा था जो ऐसा लिख सकता था। जब मैं पढ़ाने आया, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने क्लास में पहुंचा, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपकी लिखी हुई 10 साल पहले की जो बीएससी की कॉपी है वो हम लोगों को वशिष्ठ जी दिखा चुके हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने आए। मुझे तो समाज ने बहुत कुछ दिया, लेकिन शुरुआत किसने की देने की? मैंने की ना। मैं अपनी कहानी तुम्हें क्यों बताता हूँ? तुम जो बनना चाहते हो वो मैं बन चुका हूँ, दैट्स ऑल। तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें वो बताऊं। मैं सेलिब्रिटी ना सही, मैं ढोंगी इंटेलेक्चुअल ना सही, जो इंटेलेक्चुअल होने का ढोंग करते हैं वो ना सही, चलो डफर ही सही, लेकिन आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं। और आप लोग जो बनना चाहते हैं उन्हें सिखाने की योग्यता रखता हूं, ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। तो ये कभी भूल के मत कहिए कि समाज ने हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि आपने समाज को देना शुरू नहीं किया। देना पाओना हिसाब बराबर, आप दोगे मिलेगा। रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी इज ए वॉल, जो फेंकोगे वापस आएगा। मुस्कुराहट फेंकोगे मुस्कुराहट मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी। ये गूंजती हुई गुफा है। मुस्कुराहट दीजिए, अच्छी चीजें समाज को दीजिए, समाज आपको भी अच्छी बातें देगा। आप कई एक्सेप्शंस भी होते हैं। मैं तो अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, 5 साल हो गए यूट्यूब पर, मुझे गालियाँ भी मिली सब। वो तो इसलिए कि मैं थोड़ी सी एक बात तो करता ही हूँ, मिस्चीवियस तो हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं बीटीपी चैनल पर एक बात की मजाक जरूर बनाता रहा हूँ, 1 नंबर से फेल वालों की गालियाँ वहीं से मिलती हैं। अगर वो ना कहूँ मैं तो कोई गाली नहीं देगा, लेकिन वो इसलिए कहना पड़ता है कि वो लोग तुम्हें बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत कहते हैं। जिस कारण से वो फेल हुए उन्हें कारण तक नहीं पता कि क्यों फेल हुए। तो तुम सब बच्चे अगर उनकी बात मानते रहोगे तो फेल ही होते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, और इसीलिए गाली खाता हूँ। मैं जो दूंगा वही तो मिलेगा। मैं उन्हें इरिटेशन दे रहा हूँ, इंसल्ट हो रही है उनकी। उनके छात्र उनसे पूछ देते हैं कि तो सर आप पीसीएस हुए क्या कभी, तो तिलमिला जाते हैं। तो गाली किसको मिलेगी? मुझे, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये भाव मैंने भरा 5 साल से कि आपके गुरुजी खुद नहीं पास हुए तो आपको क्या कराएंगे। मैंने उन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात भरी। हालांकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ये कहो कि मेरे यहाँ हज़ारों लोग पढ़ रहे होते, वो भी नहीं है। 20-30 लोगों का कैपेसिटी का क्लास था मेरा, वो भी पूरा भरा नहीं रहता था। कभी 10-12 लोग पढ़ रहे हैं, चाहे जितनी फ़ोटो देख लो। 2 बैच मॉर्निंग इवनिंग होते थे, कभी दोनों को इकट्ठा बुला लेता था फोटोग्राफी करने के लिए। तो किसी किसी बैच में अगर सारे बैठे दिख रहे होंगे तो मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड तीनों बैच आ गए होंगे। इसलिए वो बुला लिए जाते थे संडे को, जिससे फ़ोटो खींचने में आसान। संडे का क्लास ही सबका कंबाइंड होता था। तो सोचो कि अगर हर हर बैच में क्लास भरा होता तो कंबाइंड क्लास तो हो ही नहीं सकता था। 3 गुनी कैपेसिटी क्लास कैसे संभालता? सिंपल सी बात है। तो जो मैंने दिया है वही मुझे मिल रहा है ना। मैंने उन्हें इरिटेट किया है, उन्हें अपमानित किया। इरादा मेरा नहीं है। इरादा मेरा स्टूडेंट्स को उद्बोधन करना है, उन्हें सच्चाई बताना है, लेकिन प्रभावित वो हो रहे हैं।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि 12वीं क्लास में ट्यूशन की सभी करते हैं आजकल। तो तुम्हारे टीचर 12वीं फेल थे, एक बार नहीं 4 बार फेल थे? नहीं थे। बीए में ट्यूशन की टीचर बीए फेल थे, 4 बार फेल थे? नहीं थे। 10th में ट्यूशन की 10th का ट्यूटर तुम्हारा 4 बार फेल था 10th में? नहीं था। तो आईएएस को हलवा समझ रखा है क्या कि जो 4 बार आईएएस में नहीं निकला, हर बार एक नंबर से रहना बताता है, वो तुम्हें आईएएस करा देगा? जब ये बात कहता हूँ तो तिलमिलाएंगे तो हैं ही लोग, तो गाली मिलती थी। अब मैं ये बात भी कहना बंद कर चुका हूँ कि मेरी शक्ल देखते ही लोग समझ जाते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, अब कहने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने अगर निगेटिविटी दी है तो मुझे निगेटिविटी मिली है, अगर मैं निगेटिविटी नहीं दूंगा तो मुझे निगेटिविटी नहीं मिलेगी। और वो भी तुम बच्चों के हित में ही दिए कि तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। यू कैन डू योर सेल्फ, बट if you complete your preparation according to those people who have never passed the examination, then how can you pass the examination? सिंपल सी बात है। तो अकेले करो, चाहे मेरे पास मत आओ, अकेले करो, दैट इज बेटर। जुकाम हुआ और हम थोड़ा सा परहेज कर लें और 5 दिन इंतजार कर लें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो आजकल तो कोविड है कि पता नहीं क्या है और क्या नहीं है, क्या नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे कि निकल ही लिए सीधे, जुकाम खांसी हुआ नर्सिंग होम में भर्ती हो गए, पता लगा मर गए कोरोना से। तो कोचिंग का मतलब नर्सिंग होम नहीं है। कम से कम जो काम आप अकेले कर सकते हैं, तो व्हाई आर यू ज्वाइनिंग कोचिंग? व्हाट इज द नीड? मैं तो शुरू से ही कहने आया हूं कि आप अकेले निकल सकते हैं। इस चैनल पर मैं क्या कहता हूं, किसी को ब्रांडेड बाबा को गुरु मत बनाइए। ब्रांडेड का मतलब ये नहीं कि उसको भी मत बनाइए जो कहीं भी धोनी रमाए बैठा हुआ है, किसी को नहीं। मेरा पहला वीडियो से लेकर अंतिम तक, अभी तक अंतिम तो ईश्वर जब अंतिम करेगा तब अंतिम होगा, लेकिन आज तक के वीडियोस मैंने सदैव ये बताया कि अपनी आत्मा को अपना गुरु मानो। और अभी मैं रमण महर्षि को सुन रहा था, योगेश वॉइस एक बड़ा अच्छा चैनल है, VOICE, उस पर वो विशुद्ध रूप से किताबें प्रस्तुत करते हैं। तो रमण महर्षि के बारे में मैंने सुनना शुरू किया, तो एक जगह उन्होंने स्पष्ट यही कहा है कि व्यक्ति को नहीं, गुरु स्वयं एक आत्मा है और वही आत्मा आपके पास भी है। अगर आप उस आत्मा को पहचान जाते हैं तो वो आपकी गुरु होगी। मैंने सदैव कहा है, पुस्तकों को अपना गुरु मानिए। देखिए, सिख गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं कि नहीं? 10वें गुरु के बाद गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। ग्रंथ ही गुरु है। ये पहले वीडियो से मैं चिल्ला रहा हूं, ब्रांडेड बाबाओं गुरु मत बनाइए। एक गाना सुना है, नैना ठग लेंगे, मैं कहता हूं बाबा ठग लेंगे। इसीलिए तुम सबकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं। ठीक है, मेरे अनुभव ऐसे हैं जो कुंडलिनी सिद्ध के अनुभव होते हैं, लेकिन वो मैं किसी के लिए प्रयोग नहीं करता, उसका मैं कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाता। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलता नहीं, मेरी कोई वेबसाइट नहीं जहां पे आप पैसे जमा करके कोई तांत्रिक फार्मूला ले लें, कुछ नहीं। ये फ्री चैनल है, निःशुल्क चैनल। सुनो, फायदा होगा, न सुनो तुम जानो। थैंक यू।